नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ज्योमेट्री की 8वीं क्लास पढ़ाऊंगा और आज का टॉपिक होगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के केंद्र। तो हमने जितने भी अब तक सेंटर पढ़े थे उन सब ट्रायंगल्स की एक बार रिवीजन हो जाएगी और एक और दो पॉइंट नए हैं जो आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला पॉइंट है, जो भी हमने 4 पॉइंट पढ़े उनकी एक छोटी सी रिवीजन। तो हमने अभी तक 4 पॉइंट कौन से पढ़े थे बताइए। हमने सबसे पहले पढ़ा था इन सेंटर, इसके बाद हमने पढ़ा था सेंट्रोइड यानी ग्रेविटी सेंटर, इसके बाद हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर और इसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर। तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़े थे और इनके बीच में हमने क्या पढ़ा था देखिए जरा। सबसे पहले हमने पढ़ा था इन सेंटर। तो बताइए इन सेंटर किससे बनता है? इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से यानी कोण समद्विभाजक से। तो मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है त्रिभुज के अंदर जहां पर त्रिभुज की तीनों एंगल बाइसेक्टर आकर मिलते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कई पॉइंट मैंने आपको बताए थे। जैसा सबसे पहला पॉइंट ये क्या बताया था कि सामने वाला ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, ये वाला मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी बताया था कि एक्स सेंटर पर बनने वाला कोण कितना होगा बताइए। एक्स सेंटर पर बनने वाला कोण होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, यानी कि एंगल ए का आधे में से 90 डिग्री को घटा देंगे। तो ये वाला मैंने आपको बताया था और कुछ पॉइंट मैंने आपको और भी बताए थे। जैसे यहां पर ए आई और आई डी, इसकी रेशो कितनी होगी बताइए। बी के सामने वाली साइड नाम देना पड़ेगा मुझे स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। तो कितना होगा बताइए। ए आई और आई डी का क्या होगा रेशो बताइए। बी प्लस सी रेशो ए। ये मैंने आपको बताया था और अगर आपको नहीं याद है तो आप एंगल बाइसेक्टर एक बार दोबारा से पढ़िए। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ये सबसे पहले मैंने आपको इन सेंटर पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाया था सेंट्रोइड, और इसे हम ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं। इसे हम ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं। और ये ग्रेविटी सेंटर बनता किससे है? ये बनता है मीडियन से यानी माध्यिका से। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया था। और अगर आपको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है तो मेरे भाई सबसे पहले पिछली वीडियोस जाकर देखिए। और अगर आपको ज्योमेट्री बिल्कुल ही नहीं आती है तो मेरी क्लास नंबर 1 से देखिए, आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएंगी क्योंकि मैंने वहां पर बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया। तो मीडियन जैसा मैंने आपको बताया था, मीडियन क्या चीज होती है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो सामने वाले को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। तो मैंने आपको यहाँ पर यह बताया था कि त्रिभुज की तीनों मीडियन जहां पर मिले उसको ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। और ग्रेविटी सेंटर मीडियन को किस रेशो में बांटता है? ये बांटता है 2:1 में। ये वाला मैंने आपको बताया था। यानी कि अगर ये इस त्रिभुज का ग्रेविटी सेंटर हुआ तो ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। जैसे AG और GD कितना हो जाएगा 2:1, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 में बांटता है। और इसके अलावा मैंने ये वाला पॉइंट बताया था, मीडियन त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, पर तीनों मीडियन जहां पर मिले तब त्रिभुज 6 बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। इसके बाद है अपना तीसरा पॉइंट सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर बताइए कैसे बनता है। ये बनता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भुजा लंब समद्विभाजक। ठीक, तो ये होता क्या है ये मैंने आपको बताया था। भुजा लंब समद्विभाजक क्या चीज होती है? ये एक ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में तो बांटती है, इसके साथ साथ ये 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। पर ये ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन है सामने वर्टेक्स पर जाकर मिलना जरूरी नहीं है। ये वाली लाइन किसी भी कोने पर आकर मिल सकती है, यानी कहीं पर भी आकर मिल सकती है। जैसे ये, ठीक है, ये वाली लाइन यहां पर आकर मिल जाएगी। क्लियर होगा ना मैं क्या बता रहा हूं आपको।
तो यहां पर मैंने आपको पॉइंट क्या बताया था, अगर ये एंगल ए है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और इसके अलावा मैंने रेडियस भी बताया था, वो क्या बताया था, ए गुना बी गुना सी बटा 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। तो चलो अब हम आगे करते हैं। इसके बाद है लास्ट ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर कैसे बनता है बताइए। ऑर्थोसेंटर बनता है अल्टीट्यूड से। और अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये ऐसे करके। और ये जरूरी नहीं है कि ये दो बराबर बराबर हिस्सों में ही बांटे, ऐसा जरूरी नहीं है। बस जरूरी सिर्फ इतना है कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, बस खत्म। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है। ये अल्टीट्यूड इसे बोलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, जब तीनों अल्टीट्यूड जहां पर मिले उसे ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। और तीनों अल्टीट्यूड एक ही बिंदु पर क्यों मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। तो अब मुझे बताइए जरा, ये कितना होगा अगर एंगल ए ये वाला है, एंगल ए ये वाला है, तो ये एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये काफी आसान था क्योंकि ये आपने करवाया था। तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। चलो अब हम आगे करते हैं। ये था अपना पॉइंट नंबर 1 की रिवीजन। क्लियर। तो चलो आगे करें जी। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या चीज है। अभी हमने जो भी चारों पॉइंट पढ़े, इन सब की पोजीशन इस ट्रायंगल में कैसे होगी, ये है पॉइंट नंबर 2। तो चलो बताते हैं कैसे होगी। और ये पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, काफी शानदार पॉइंट है, और आपको ये थोड़ा डिटेल में समझना है। क्योंकि पहले पॉइंट में क्या था, रिवीजन। दूसरे पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है। तो आप देखना जरा ध्यान से। ये है एक ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक, तो मैंने यहां से कैसे किया, मैंने यहां पर एक अल्टीट्यूड खींच दिया, अल्टीट्यूड खींच दिया, यानी कि 90 डिग्री वाली लाइन बना दी। और इसके अलावा यहां से मैंने एक और अल्टीट्यूड खींच दिया बी से। हालांकि मैं तीसरा अल्टीट्यूड भी सी से खींचूंगा, पर अगर मैं तीसरा अल्टीट्यूड भी बनाऊं तो एक ट्रायंगल की जो आकृति है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर 2 ही बना रहा हूं, क्योंकि ये मैं अपने हाथ से बना रहा हूं ना, इसलिए। तो इसके अलावा ये हम दे देते हैं इसका नाम ऑर्थोसेंटर। देखिए यहां से मैं एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में भी बांटती है। तो यह है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिससे क्या बनता है, सर्कम सेंटर। ठीक, जिससे क्या बनता है, सर्कम सेंटर। तो यहां तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। अब इसके बाद मैंने एक मीडियन खींची यहां से, ऐसे करके, क्योंकि ये एक मीडियन होगी। क्लियर हो रहा ना, ये एक मीडियन होगी। क्यों मीडियन होगी, क्योंकि ये 2 बराबर हिस्सों में बांट गया, इसलिए। ये देखिए ये हो जाएगा अपना ग्रेविटी सेंटर, क्योंकि ये मीडियन मैंने खींच दी। अब यहां से एक चीज देखने वाली है, ये था ऑर्थो सेंटर, यह है ग्रेविटी सेंटर, और यह है अपना सर्कम सेंटर जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बना। हमेशा ध्यान रखना, ये जो ओजीएस बना अपना, यानी ओजीएस का मतलब ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर, ये हमेशा एक सीधी लाइन में बनेगा। ये हमेशा एक सीधी लाइन में बनेगा। और उस सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, उस सीधी लाइन को बोलते हैं यूलर लाइन। ध्यान रखना, ये सीधी रेखा में बनेगा। क्लियर होगा ना। और ये यूलर लाइन जो है वो ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में बांटती है। 2:1 में बांटती है। मैं दोबारा बनाता हूं, देखिए ये है ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सर्कम सेंटर। ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है।
क्यों ऐसा होगा मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं, पर क्या आपको ये समझ आया? और तीसरी जो चीज थी, एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला इनसेंटर, वो कहीं पर भी बन सकता है, पर वो एक सीधी रेखा में बनने के चांस कम होते हैं स्कॉलन ट्रायंगल में, क्योंकि सीधी रेखा में कहां पर बनेगा? वो सीधी रेखा में बनता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो मैं जो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया और ये वाला हो जाएगा अपना इनसेंटर, क्योंकि ये तो कहीं भी बन सकता है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लग जाएगा क्लियरली। तो ये था अपना एक पॉइंट जिसमें मैंने आपको बताया कि एक स्कॉलन ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और सर्कम सेंटर हमेशा एक सीधी रेखा में बनेगा और उस सीधी रेखा को यूलर लाइन बोलते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। और यूलर लाइन 2:1 में बांटेगी। क्यों ऐसा बांटेगी ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने आपके लिए क्लियर डायग्राम बनाया है जिससे आपको हर एक पॉइंट की पोजीशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन सिर्फ वो लाइन है जो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी अल्टीट्यूड। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। इस डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद आप मुझे बताइए ये ग्रीन वाली लाइन कौन सी है? ग्रीन वाली लाइन आप कहोगे सर ये एक ऐसी लाइन है जो 90 डिग्री का कोण तो बनाती है पर दो बराबर हिस्सों में भी बांट रही है, तो इसलिए ये वाली लाइन हो जाएगी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा सर्कम सेंटर, ये बनेगा सर्कम सेंटर। और इसके अलावा ये जो बीच में चीज बन रही है ये कौन सी बन रही है? येलो वाली लाइन, ये वाली लाइन बन रही है मीडियन, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है, इसलिए ये वाली लाइन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी मेरे भाई? ये आ जाएगी ग्रेविटी सेंटर। और ये वाला जो पॉइंट था वो है इन सेंटर, यानी एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला एक पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर कहीं भी बन सकता है, पर इस ट्रायंगल में इसकी पोजीशन यहां बन रही है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि यहां पर OGS बन रहा है। OGS एक सीधी रेखा में ही बनेगा हमेशा और उसका रेशो होगा 2:1। आपने सिर्फ इतना समझना। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये नोट करके लाइन लिख लेना अपनी कॉपी पे, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कोलन ट्रायंगल में OGS हमेशा एक सीधी रेखा पर होगा और उस रेखा को यूलर लाइन बोलते हैं। और यूलर लाइन गुरुत्व केंद्र को 2:1 में बांटती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। क्यों गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? ग्रेविटी सेंटर को। तो ये जो ग्रेविटी सेंटर मैंने आपके लिए बनाया था अभी, ये वाला, ये 2:1 में बांटती, यानी कि ये वाली जो लाइन हो जाएगी 2 और ये वाला जो हो जाएगा 1। तो आगे करते हैं एक क्वेश्चन। एक विषम बाहु त्रिभुज स्कॉलन ट्रायंगल की यूलर लाइन में OG 10 है, तो GS बताइए जरा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक स्कॉलन ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सर्कम सेंटर एक सीधी रेखा में होंगे और उस सीधी रेखा को यूलर लाइन बोलते हैं, जो कि ग्रेविटी सेंटर से 2:1 में बटती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। अगर यहाँ पर OG कितना है? 10 यूनिट है, तो अब बताइए GS कितना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा। तो अभी आपके सामने है 2 जो यूनिट है, क्योंकि ये रेशो है, किसके बराबर है? 10 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके सामने आ जाएगा 10/2, यानी कि 5। तो यहाँ से ये 1 यूनिट ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 5, और 5 अपना आंसर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि GS अगर 1 है तो OG 2 है, तो GS बताइए कितना है यदि OG 10 है, तो x की वैल्यू 5 है। आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसा मर्जी कर लीजिए, क्वेश्चन तो आसान ही है ये। चलो अब हम आगे करते हैं। अब आपके सामने एक पॉइंट है, देखिए नोट नंबर 2, गुरुत्व केंद्र को यूलर लाइन 2:1 में ही क्यों बांटती है। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, अब इसको ध्यान से देखना जरा, मैं क्यों बताऊंगा ऐसा और कैसे करके बताऊंगा। देखिए जरा ध्यान से, देखिए जब एक सेम बेस पर 2 लाइनें 90 डिग्री वाली खींच दी जाए तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन,
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि बेस सेम है और वहां से सेम कोण वाला एक रेखा खींची है, तो इसलिए वो दोनों पैरेलल हो गए। तो उम्मीद है आपको पता लग रहा होगा ये। अब हम आगे करते हैं। एक बारी हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, और ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये था ऑर्थो सेंटर, और ये वाला था ग्रेविटी सेंटर, और ये वाला था सरकम सेंटर ग्रीन वाला। तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया, और इसका लाइन का नाम दे देंगे हम एम, और इस लाइन का नाम दे देंगे एन। अब यहां से मैंने आपको बताया क्या, ओ एम लाइन पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है? एस एन के। क्यों पैरेलल है बताइए? क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दोनों लाइन है और दोनों का बेस सेम है। अब यहां से देखिए जरा, काफी ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। यहां पर ट्रायंगल कौन सा बना रहे हैं आप? देखो, ट्रायंगल ए ओ जी और ट्रायंगल जी एस एन। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ओ ए ओ जी और जी एस एन में। क्लियर? मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये वाला, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ये। अब देखिए जरा ध्यान से, ट्रायंगल ओ ए जी एंड ट्रायंगल जी एस एन में। अब देखिए ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? जेड वाले, जो मैंने आपको लाइन और एंगल में बताया था, ये वाले बराबर होते हैं ना, तो इसलिए एंगल ओ ए जी उतना ही हो जाएगा जितना एंगल जी एन एस है। यानी ये वाला अगर एंगल एक्स हुआ तो ये वाला भी एंगल एक्स हो जाएगा। क्लियर होगा ना मेरी बात? इसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो एंगल ए जी ओ और एंगल एन एस, सॉरी, एंगल एन जी एस बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है? कांटे वाला। ये भी मैंने आपको लाइन और एंगल में बताया था। कौन सा? ये वाला। देखो मैं डायग्राम से बनाकर दिखाता हूं आपके सामने, ये वाला। थोड़ा सा मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ये वाला एंगल। ठीक है ना? मार्कर से देखना जरा, मैं व्हाइट बोर्ड से कैसे बता रहा हूं आपको। तो अब जब किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी अपने बराबर हो गया, और तीसरा एंगल बराबर होते ही दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो था एक ग्रेविटी सेंटर था, तो ग्रेविटी सेंटर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और पिछली वीडियो में बताया था कि वो 2:1 में बांटता है। तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 2:1। इसी तरीके से अगर ये 2:1 है तो OG 2 और GS भी 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर यहां पर OA 2 है, OA 2 है, तो यहां पर SN ये वाला भी 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसलिए यहां पर OG और GS की जो रेशो हो जाएगी वो रेशो 2:1 हो जाएंगी। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि AG और GN की रेशो कितनी थी? 2:1 थी। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा। और इस वजह से AO और SN इसकी रेशो भी 2:1 हो जाएगी। क्लियर होगा ना मैं क्या बता रहा हूं? थोड़ा सा तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये। तो चलो अब हम आगे करते हैं। एक बारी मैं इसको दोबारा समझाता हूं, देखिए कैसे था। आपने कौन सा ट्रायंगल देखना है? आपने ट्रायंगल देखना है ये वाला और ये वाला। आपने ये दो ट्रायंगल देखने हैं। ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। अब इसके बाद ये वाला एंगल y है तो मेरे भाई ये वाला एंगल भी y हो जाएगा ना।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो तीसरे वाला एंगल अपने आप बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है ना, ये इस टाइप से बनेगा देखो। तो ये अगर 2:1 है तो ये वाला भी 2:1 बनेगा, और ये वाला भी 2:1 बनेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। कहते किसी भी त्रिभुज में ए ओ की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो सरकम सेंटर से साइड तक की दूरी कितनी होगी? ये अब हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था कि अगर ये वाली चीज 40 है तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था। तो सिंपल सी चीज है भाई, ये वाली क्या, ये 2:1 में बांटती है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/2 यानी कि 20, और यही अपना आंसर है, क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर के बराबर था, तो 1 के कितना। दूसरा तरीका ये था कि 2:1 में बांटती है, तो 2 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो 1 की कितनी? 20। ये इसको आप ऐसा भी कर सकते हो। तो पता लग रहा होगा आपको मैं क्या समझा रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है, पर ये आज का पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो आगे करते हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 3, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया पॉइंट है। देखिए जरा ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपके सामने, D इक्वल टू कैपिटल R माइनस 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R, और ये स्क्वायर रूट में। और ये कैपिटल R और स्मॉल r क्या है, ये देखिए जरा ध्यान से। इन सेंटर क्या होता है? कैपिटल R और स्मॉल r को समझने से पहले आप ये देखिए कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको सेंटर मानकर आप त्रिभुज के अंदर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों साइड्स को टच करेगा, इसलिए ये वाला हो जाएगा स्मॉल r, क्योंकि ये इन सेंटर वाला है। जबकि सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। ये एक स्कोलन ट्रायंगल है, इसलिए इसका हम ले लेते हैं पॉइंट कैपिटल R। ठीक है, ये था इन सेंटर ऊपर वाला, और नीचे वाला था सरकम सेंटर। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम इसको आगे करके लेकर जाएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे आपको कि ये आया कैसे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आया कैसे, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया पॉइंट है, अब तक का सीखा गया सबसे ज्यादा बढ़िया पॉइंट में से एक है, और ये बहुत ही टफ होने वाला। पर ध्यान रखना, अगर आपने ये वाला पॉइंट सीख लिया तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्री में आपकी काफी अच्छी कमांड बन जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बढ़िया पॉइंट है। और इसकी एक वजह यह भी है कि हमने जितने भी पॉइंट सीखे थे अब तक, उन सब का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इसमें है। तो देखिए जरा ध्यान से हम कैसे करते हैं, और ये आएगा कैसे, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आएगा कैसे। देखिए, यह इन सेंटर और यह सर्कम सेंटर, इसको हम सीधा ले जाते हैं ऐसे करके, ये सामने वाले सर्कमफ्रेंस पर टच करेगा। जरूरी नहीं है कि ये इसके वर्टेक्स पर ही टच करे, मैं इसका नाम दे देता हूं A, B एंड C। ठीक, मैं इसका नाम दे देता हूं A, B एंड C। जरूरी नहीं है कि सरकम सेंटर को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो C पर ही टच करेगा, कहीं भी टच कर सकता है, इसकी कोई कंपल्सन नहीं है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। इन सेंटर से भी मैंने आगे इसको बढ़ा दिया। तो अब आप देखिए जरा कैसे है। ए से मैं इन सेंटर से एक ऐसी कोड खींचता हूं जो सामने वाले सरकमफ्रेंस पर टच करेगा। तो बताइए इन सेंटर कैसे बनेगा? इन सेंटर बनता है हमेशा एंगल बाइसेक्टर से, ये तो अपने को पता ही है। अब इसके बाद देखिए जरा, मैं आपको एक पॉइंट इसमें बताता हूं कि सर्कल में अगर हम दो कोड इस तरीके से एक दूसरे को काटें, तो ये मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। तो देखिए इसका नाम मैंने दे दिया I। तो AI गुना IB उतना ही होगा जितना CI गुना
डी आई है। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है कोड का। क्लियर होगा ना, कैसे आया तो आपको पता लगेगा। ए आई गुना आई बी इक्वल टू सी आई गुना आई डी। तो चलिए इसी तरीके से कोड में देखिए मैंने क्या बनाया है, ये मैं नाम दे देता हूं इसका एम, और मैंने इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे देते हैं एक्स, और इसका नाम दे देते हैं वाई। तो यहाँ पर कोड कौन सी बनी, देखिए एक्स आई गुना आई वाई इक्वल टू ए आई गुना आई एम। तो ये है कोड, आपको नजर आ रही होगी ये कौन सी बनाई मैंने यहाँ पे, एक्स आई ये वाली है ना, और आई वाई ये वाली है। चलिए अब हम इसके बाद आगे करते हैं, देखिए जरा कैसे है। यहां पर सेंटर जो बनाया मैंने, इसको बनाया मैंने आई को यानी कि इन सेंटर को। क्लियर, तो इसी वजह से यहां पर बताइए जरा एक्स आई और आई वाई कितनी हो जाएगी बताइए। सरकम सेंटर से क्या से मान सकते हैं, सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल बनाएगा। तो यहां पर एस वाई कितना हो जाएगा, यहां पर एस वाई हो जाएगा कैपिटल आर। इसी तरीके से ये आई एस कितना दिया हुआ, आई एस दिया हुआ अपना डी। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई के बारे में अपने को निकालना पड़ेगा। पर आप मुझे बताइए आई वाई कितना हो गया, ये हो गया आर प्लस डी। ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप देखिए जरा एस से वाई तक का डिस्टेंस, एस से वाई तक का डिस्टेंस कितना था, कैपिटल आर जो लिखा था, क्यों था, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है बड़े वाले के लिए। इसके बाद एस से एक्स तक का डिफरेंस कितना होगा, एक्स एस से एक्स तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आपको कहोगे सर ये भी कैपिटल आर है। अब आई से एक्स तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आप कहोगे कि सर ये तो आसान है, आर माइनस डी। तो पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या बताया, देखिए कैसे था। इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखिए मैंने क्या बनाया आपके लिए। इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ आए, पर एक बार समझने की कोशिश करना। ये वाला ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला है डिस्टेंस आर। ठीक है, ये मैंने वाई ले लिया था, ये एक्स आ गया, एक्स आई गुना आई वाई इक्वल टू, ये है ए, ये वाला ले लिया था, एम ले लिया था, ए आई गुना आई एम। को काफी अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। देखिए आई से वाई तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक ये हो गया डी, डी, और ये एस से वाई तक का हो गया आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस डी। अब इसके बाद आगे देखो जरा ध्यान से, एस से एक्स तक का डिस्टेंस कितना हो गया। अब हो गया सर एस से ये एस ले लो, ये एक्स ले लो, यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आपको हो गया सर ये तो कैपिटल आ रहा है क्योंकि ये रेडियस है। अब यहां से देखो एस से आई तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एस से आई तक का डिस्टेंस हो गया अपना डी, क्योंकि दिया गया। तो एक्स से आई तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आर माइनस डी, और मैंने यहाँ पर यही किया, यहाँ पर मैंने यही किया। ध्यान से रखना और ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, आपको इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्लो समझाऊंगा, और इसमें हो सकता है कि अपने को थोड़ा सा टाइम भी लग जाए। ठीक, अब इसके बाद आपको मैं आगे करवाता हूँ। अब आप आगे देखिए जरा ध्यान से, इन सेंटर कैसे बनता है, इन सेंटर बनता है एंगल बाई सेक्टर से। तो इसलिए ये वाला एंगल आप ले लेते हैं थीटा, और ये वाला भी एंगल ले लेते हैं आप थीटा। ठीक है, इसके बाद आप बी से आई तक एक और एंगल बाई सेक्टर मिला देते हैं, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर तो बनता तो वैसे ही है। अब इसका मैं नाम दे देता हूं एंगल Z, और इसका मैं नाम दे देता हूं एंगल Z। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। अब इसके बाद आप मुझे एक चीज सिर्फ बताइए, क्या चीज बतानी है आपने,
कि ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब बताइए, सोचिए सोचिए कितना होएगा एंगल। इसके लिए आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, क्या? देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये अगर x है ये y है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का, ठीक है ना। बाहरी कोण अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, इसलिए ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा थीटा प्लस जेड। क्लियर होगा ना मेरी बात? क्यों? क्योंकि एंगल, ये वाला भी एंगल थीटा था और ये वाला एंगल जेड है, और ये एक ट्रायंगल है। कौन से में ट्रायंगल में? ये है ट्रायंगल बी ए आई में, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखिए, देखिए आर्क एम सी में, अगर आर्क एम सी, देखिए मैं बताता हूं, आर्क एम सी में अगर आर्क एम सी में एंगल एम ए वाई थीटा है, तो इसका मतलब है एंगल, इसको मैं यहां से यहां मिला देता हूं, एंगल एम बी सी बी थीटा होगा, एंगल एम बी सी बी थीटा होगा। क्यों होगा, देखिए जरा ध्यान से, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या? कि सेम आर्क द्वारा, ये आर्क होती है, सरकमफ्रेंस पर अगर ये बना हुआ कोण थीटा है, तो इसी आर्क द्वारा किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी हिस्से में कोण बने वो थीटा ही होगा। मतलब सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने हुए कोण एक जैसे होते हैं, ये वाला कोण भी थीटा होगा, कहीं भी वो थीटा होगा। इसलिए यहाँ पर क्या था, आर्क एमसी में एम ए वाई अगर थीटा है तो एम बी सी भी थीटा होगा। तो अब ये देखो जरा ध्यान से, आपको एक चीज नहीं पता लगेगी यहाँ पे, ट्राइंगल बी आई एम में, ठीक है, ये वाले में ट्राइंगल बी आई एम में अगर किसी भी ट्राइंगल में सामने वाले दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो उनकी एडजेसेंट साइड भी बराबर होती है। अगर किसी भी त्रिभुज में दो सामने वाले कोण बराबर होते हैं तो उनकी साथ वाली भुजाएं भी बराबर होती है। मैंने आपको ये पहले बताया था। क्लियर? तो नहीं समझ आ रहा तो मेरे भाई दोबारा से देख लो। ये एक ट्रायंगल है, अगर ये वाला एंगल कितना था, थीटा प्लस जेड, ये वाला एंगल कितना था, थीटा प्लस जेड, तो ये दो साइडें भी बराबर हो गई। इस वजह से, इस वजह से अगर एंगल बी आई एम उतना ही है जितना एंगल एम बी आई है, और ये है कितना, ये है अपना थीटा प्लस जेड, तो इसका मतलब है आई एम भी उतना ही हो जाएगा जितना बी एम है। तो इस वजह से यहाँ पर आई एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी एम लिख सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे समझाया। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे पता है कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, और हो सकता है कि आपका मन ना कर रहा हो सकता है कि आपका मन ना कर रहा हो, पर फिर भी मेरे भाई समझने की कोशिश करो। कैरियर का सवाल है, ये समझनी पड़ती है चीजें, स्किप कर दोगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमने भी सीखी थी और आप भी सीखना है इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। यहां तक तो ये चीजें समझ आ गई होंगी आपको। अब इसके बाद अगली चीज देखो जरा ध्यान से, मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं आपके लिए। देखिए जरा ध्यान से, यहां से मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर कभी भी कहीं भी एंगल बने वो हमेशा बराबर बराबर होता है, ठीक है, जैसा अभी हमने बताया आपके लिए। तो यही लॉजिक एक बार फिर से काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा? आर्क
बी एम में, ये वाली में, ठीक है, आर्क बी एम में कैसे काम करेगा देखिए, यहां पर अगर एंगल बी ए वाई, बी ए एम, सॉरी बी ए एम अगर थीटा है, कौन सा, ये वाला, तो इसके द्वारा मैं एक सेम आर के द्वारा मैं एक एंगल बनाता हूं आपके सामने, देखो, जो सरकमफ्रेंस पे ऊपर जा रहा है, और ये वाला जरूरी नहीं कि इन सेंटर से ऊपर ही चले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। अब यहां से देखना जरा कैसे था, टेन बी, इसका मैं नाम दे देता हूं एन, एंगल बी एन एम कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब यहां से एक चीज देखो जरा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं यहाँ पे, ट्रायंगल, मैं इसको यहां लिख देता हूं क्योंकि वहां स्पेस नहीं बचा, ट्रायंगल, इसका मैं नाम दे देता हूं एल, ये वाले पॉइंट का, ए एल आई, और ट्रायंगल बी एन एम में। अब मुझे बताइए जरा क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला होगा 90 डिग्री। अब ये वाला 90 डिग्री क्यों होगा, तो देखिए जरा ध्यान से, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा 90 डिग्री होगा। तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये 90 डिग्री होगा, देखिए इन सेंटर से हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करेगा, और यहाँ से मैंने सर्कल बनाया, और ये कैसे बनेगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए ये ऐसा हुआ, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री है, इस वजह से तो ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बी एन एम में यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, कौन सा, ये वाला। क्यों बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, इस वजह से आर्क द्वारा, एक ऐसी आर्क जो रेडियस का काम करती है, या जो रेडियस के तौर पर लगी हुई है, वो सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए यहाँ पर ऐसी है। आर्क यहाँ पर कौन सी है, यहाँ बताइए जरा, सॉरी कोड, यहाँ पर कोड कौन सी है, यहाँ पे बी एस एन। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, देखो एंगल, एंगल एल ए आई उतना ही है जो एंगल बी एन एम है, कितना है ये, थीटा। इस तरीके से एंगल ए एल आई उतना ही है जो एंगल एन बी एम है, यानी कि 90 डिग्री। तो तीसरे वाला एंगल भी बराबर हो गया, और इससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और सिमिलैरिटी में कैसे बनेगा, देखिए थीटा, ये वाला थीटा, छोटे वाला ट्रायंगल बोलूंगा इसमें, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, थीटा के सामने वाली साइड है ये वाली, यानी कि एल आई, और थीटा के सामने वाली साइड बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी है, बी एम, इक्वल टू 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ए आई। ऊपर छोटे वाला लिख रहे हैं तो नीचे भी छोटा लिखेंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, यहाँ पे ये है एन एम। इसके अलावा बची हुई तीसरी एल आई, ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ए एल, और यहाँ पर इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बी एन। तो यहाँ पर अपना क्या था, ए आई और बी एन, तो हम यहाँ पर दोनों चीजें ले लेंगे, तो आ जाएगा ए आई गुना बी एम इक्वल टू एन एम गुना एल आई। अब ये वाली जो चीज है, ये हम फिल कर देंगे, कहां पर फिल कर देंगे, इसके बीच में, ठीक है, ये हम फिल कर देंगे इसके बीच में। तो हम इसको कहाँ फिल करें, हम इसको नीचे फिल कर देते हैं, देखिए ये वाला आर माइनस डी, आर प्लस डी कितना होगा, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर,
एन एम गुना एल आई यहाँ पर आ जाएगा ए आई गुना बी एम की जगह पर, तो आ जाएगा एन एम गुना एल आई। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर एन एम कितना है यहाँ पर बताइए। एन एम यहाँ पर है, यहाँ पर एन एम है 2r बड़े वाला, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल के लिए, बाहर वाले सर्कल के लिए रेडियस का काम कर रहा है। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर समझने की कोशिश करना भाई। और एल आई ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल आर। क्यों हो जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि यहां से एक सर्कल खींच दिया हमने ऐसे करके, जो इसकी साइड को टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो इसे अगर हम सोल्व कर देंगे, तो ये इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा बिल्कुल भी। तो ये आ जाएगा अपना आर का स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू डी का स्क्वायर। जिसे अब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, रूट में आ जाएगी आर का स्क्वायर माइनस 2r। और यही अपने को प्रूव करना था। मुझे पता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, बहुत मुश्किल रहा होगा, पर इससे दोबारा दोबारा बार बार देखने की कोशिश करना, जिससे आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक। तो मैंने आपको पूरी कोशिश करी है समझाने की। इसमें आपको 10-15 मिनट लगे होंगे, मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगा, पर इसे मैंने बहुत ज़्यादा स्लो स्लो समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आया कैसे था ये मैंने आपको बताया, इसे दोबारा रिपीट करके देखना और आपको समझ आ जाएगा ये। तो पॉइंट नंबर 4 अब हम करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या था, बहुत ही आसान सा पॉइंट है ये। मैंने अभी आपको क्या करवाया, मैंने आपको 4 पॉइंट करवाए थे, इन सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। स्मॉलेंट ट्राइंगल में उसकी पोजीशन मैंने आपको बताई दी थी, पर आइसोसेलेस ट्राइंगल में इसकी पोजीशन कैसी होगी, ये इस तरीके से होगी। देखिए ये चारों सेंटर आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है, ये एक सीधी रेखा में होंगे इस टाइप से। पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में, ये चारों सेंटर एक सिमिलर बिंदु पर होंगे, यानी कि एक ही बिंदु पर होंगे, ये वाले बिंदु पर होंगे। यही अपना इन सेंटर है, यही अपना ऑर्थो सेंटर है, यही अपना ग्रेविटी सेंटर और यही अपना सरकम सेंटर है। तो इस वजह से ये हमारा ऐसे पॉइंट काम करेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक दो पॉइंट और भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एक सीधी रेखा में क्यों होंगे ऐसे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि ये वाले जो पॉइंट है मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और ये प्रूव करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी की मदद से, ठीक है। और तभी मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता दूंगा, जिसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मैं कॉन्ग्रुएंसी की अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक। तो इस सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रही थी ये वाली क्लास, पर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, पहले पॉइंट में मैंने आपको चारों पॉइंट की रिवीजन करवाई छोटी सी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया, यूलर लाइन कैसी होती है, कैसी आती है, मैंने आपको सारा बताया। तीसरे वाले में मैंने आपको क्या बताया, ये इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में बनने वाला फार्मूला कैसे था, ये वाला आर का स्क्वायर माइनस 2r, ये वाला मैंने को बताया। और ये वाला मैंने को बताया कि आता कैसे है। और चौथे वाला आपके सामने पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथे वाला, ये ध्यान रखना, ये कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, ये वाला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। अब हम आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज्योमेट्री अगर बिल्कुल अच्छे से सीखनी है आपने, तो मेरी वीडियो को दोबारा दोबारा देखना। हो सकता है कि आपको ये वीडियोस देखने का मन ना करे, पर मेरे भाई मन करता है या नहीं करता, आपको ये चीजें सीखनी है क्योंकि कैरियर बनाना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो मेरी वीडियो को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।